बेकी 6 महीने की प्रेग्नेंट एक टीनेज लड़की हालातों से डरकर अपने होने वाले बच्चे को त्यागने चली थी। जिस लड़के से उसे प्यार था, जिसके बच्चे को वो कोख में लिए चल रही थी, वो उसे बीच राह में छोड़ चुका था। बेकी को लगने लगा था कि ये बच्चा उसकी पूरी जिंदगी छीन लेगा, माँ बाप का भरोसा, समाज की इज्जत और शायद उसका अपना वजूद भी। इसलिए वो अपने भाई कैल के साथ सैन डियागो जा रही थी, जहाँ एक परिवार उस बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार था। सफर मीलों का था और रास्ता पूरी तरह सुनसान। इसी बीच बेकी को उल्टी आने लगी। कैल ने फौरन गाड़ी साइड में रोक दी। जगह पूरी तरह सुनसान थी। चारों ओर ऊंचे घास के मैदान और कुछ ही दूरी पर एक वीरान चर्च के सामने धूल में लिपटी कई गाड़ियां खड़ी थी। पर अजीब बात थी कि दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। बेकी ने उल्टियां करने के बाद राहत की सांस भरी और अब दोनों फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने को तैयार थे। कैल ने गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि तभी कहीं से एक आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की आवाज जो रोता हुआ बेतहाशा मदद के लिए चीख रहा था। बेकी और कैल एक पल को सन्न रह गए। उन्होंने गौर किया, आवाज घास के मैदान से आ रही थी और बेहद करीब से, लेकिन घास इतनी ऊंची और घनी थी कि अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बेकी ने भी उस बच्चे को आवाज दी, बेटा क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? बच्चे की कांपती हुई आवाज आई, हाँ प्लीज मेरी मदद करो, मैं कई दिनों से यहाँ फंसा हूँ। बेकी और कैल कुछ पल चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर बेकी ने ऊंची आवाज में कहा, फिक्र मत करो बेटा, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। कैल ने बेकी को वहीं उतारा और खुद गाड़ी चर्च के पास पार्क करने चला गया। इस बीच वो बच्चा लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा। तभी उसी घास के मैदान से एक औरत की घबराई हुई आवाज आई, टोबिन बेटा ऐसा मत करो, किसी को मत बुलाओ। शायद वो औरत उस बच्चे की माँ थी, लेकिन बच्चा रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आवाज और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। उसे सुनकर बेकी थोड़ी घबरा गई। तभी कैल वापस आया। बेकी ने धीरे से कहा, रुको कैल, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन कैल ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, बच्चा पास में ही है, तुम यही रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये कहकर कैल बेधड़क घने घास के अंदर घुस गया। बेकी उसे रोकती हुई उसके पीछे जाने लगी। चलते चलते उसने बच्चे की मदद के लिए इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना चाहा, लेकिन फोन में सिग्नल ही नहीं था। उधर कैल टोबिन को आवाज लगाता हुआ घास के भीतर आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता टोबिन की आवाज और दूर होती जाती। कैल को लगा शायद टोबिन डर के मारे इधर उधर भाग रहा है। कैल ने चिल्लाकर कहा, टोबिन बेटा क्या कर रहा है? एक ही जगह खड़ा रहे, मैं आ रहा हूँ। लेकिन टोबिन की घबराई हुई आवाज आई, मैं तो कब से यही खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो। ये सुनकर कैल भौचक्का रह गया। अब उसे भी समझ आने लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब उसने बेकी को आवाज दिया और एक जगह पर रुकने को कहा। बेकी रुक गई और गाना गाने लगी ताकि कैल उसकी आवाज को फॉलो करता हुआ उसके करीब आ सके। आवाज से लग रहा था बेकी कैल के करीब ही है, बहुत करीब। कैल उसकी आवाज की दिशा में बढ़ ही रहा था कि तभी कुछ अजीब घटा। अचानक ही बेकी की आवाज दूसरी दिशा से आने लगी और बहुत दूर से। कैल घबरा गया। उसने कहा, बेकी कुछ तो अजीब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम किस दिशा में हो। तभी बेकी को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, घबराओ मत कैल, जब मैं 3 तक गिनूं हम दोनों एक साथ ऊपर जंप करेंगे और हाथ उठाएंगे, शायद इससे हमें एक दूसरे की लोकेशन का अंदाजा हो जाए। बेकी के 3 गिनते ही दोनों ऊपर उछले। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। वे बहुत ही करीब थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल तसल्ली के लिए जब एक बार फिर दोनों ने जंप लगाई तो इस बार जो हुआ, उन दोनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। दोनों एक दूसरे से कई फीट दूर दिखाई दिए। अब डर से कैल की हालत खराब हो गई। वो बेकी को आवाज लगाता हुआ बेतहाशा उसकी ओर भागता रहा। बेकी भी एक जगह पर खड़ी चिल्लाई जा रही थी, लेकिन कैल को कभी उसकी आवाज दाएं से आती तो कभी बाएं से, कभी आगे से तो कभी पीछे से। कैल घबराकर भागता हुआ अचानक फिसलकर कीचड़ में गिर गया। तभी उसने जब होश संभाला तो उसे अजीब सी बदबू आने लगी, सड़ी हुई मांस की बदबू। कैल ने देखा घास के बीच थोड़ी दूर एक कुत्ते की लाश पड़ी थी, सड़ी हुई। लग रहा था जैसे कई दिनों से वहाँ मरा पड़ा हो। उसके पट्टे में उसका नाम फ्रेडी लिखा था, जिससे ये साफ था कि वो किसी का पालतू कुत्ता था। कैल उसे छोड़ फिर उठ खड़ा हुआ और बेकी को ढूंढने लगा। इसी तरह शाम हो गई, लेकिन बेकी और कैल एक दूसरे को अब तक नहीं ढूंढ पाए और न ही उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर आया। बेकी थक हार कर एक जगह पर बैठ गई। तभी घास के बीच से निकलकर एक अनजान आदमी बेकी के पास आया। बेकी उससे डरकर पीछे हटने लगी, पर उस आदमी ने कहा, क्या तुम ठीक हो बेकी? डरो मत, मैं टोबिन का डैडी हूँ, रॉस। बेकी शांत हो गई। रॉस ने कहा, मैंने तुम्हारी और कैल की आवाज सुनी, तुम लोग यहाँ से निकलना चाहते हो ना? आओ मेरे साथ चलो। ये कहकर रॉस आगे चल दिया। बेकी उसके पीछे जाने लगी। दूसरी ओर कैल थक हार कर घास में बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यकीन हो गया था कि वो इस जगह से कभी नहीं निकल पाएगा और ना ही कभी बेकी से मिल पाएगा। तभी कहीं से एक आवाज आई, घबराओ मत, तुम यहाँ किसी को भी ढूंढ सकते हो, लेकिन तभी जब वो मर जाए। कैल ने चौंक कर पीछे देखा। पीछे वही बच्चा था टोबिन, जिसकी मदद करने वे यहाँ आए थे। वो घास में बैठा एक मरे हुए कौवे को दफना रहा था। उसने कैल से कहा, अजीब जगह है ना, तुम यहाँ सीधा जाना चाहते हो, लेकिन ये घास तुम्हें कहीं और ही पहुंचा देती है। वैसे हम जिंदा लोग यहाँ भटक जाते हैं, लेकिन मरे हुए जहाँ है वही रह जाते हैं। तुम्हारी बहन बेकी जल्द ही मरने वाली है, फिर वो भी तुम्हें मिल जाएगी। कैल डर के मारे कांपता हुआ टोबिन के पास आया और बोला, टोबिन क्या तुम हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हो? क्या तुमने हमें यहाँ फंसाया? सच बताओ, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। टोबिन ने सिर झुकाकर कहा, हमने तुम्हें नहीं फंसाया, हम भी तुम्हारी तरह ही यहाँ आए थे, मॉम, डैड और मैं। हमें भी घास के बीच किसी की आवाज सुनाई दी थी। एक आदमी मदद के लिए पुकार रहा था, हम उसकी मदद करने गए और यहाँ फंस गए। यही इस जगह का नियम है, कोई फंसता है फिर वही औरों को अंदर खींचता है। कैल सन्न रह गया। उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम ये कैसे जानते हो कि बेकी मेरी बहन है? टोबिन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। उसने कहा, मुझे इन घासों ने बताया, ये घास सब कुछ जानती है। क्या तुम भी इन घासों को समझना चाहते हो? मेरे पीछे आओ। टोबिन भागने लगा। कैल बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन तभी टोबिन एक जगह आकर रुक गया। कैल ने देखा सामने एक काली चट्टान खड़ी थी, अजीब से आकार की, जमीन में कुछ इस तरह धंसी हुई जैसे करोड़ों सालों से वहीं जमी हो। टोबिन उसके पास गया और उसे छू लिया।
दिया। एक ठंडी सरसराहट उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो हल्के से मुस्कुराता हुआ बोला, ये चट्टान इस जगह की मालिक है, यही इन घासों को कंट्रोल करती है। अगर तुम इसे छूओगे तो ये तुम्हें घास की भाषा समझाएगी और जब तुम घास को समझ लोगे तब यहाँ से निकल पाओगे। कैल हैरान था। उसकी आंखें चट्टान की सतह पर टिक गई जहाँ अजीब प्राचीन चित्र उकेरे थे। उसी पल कैल के कानों में कोई धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, मानो वो चट्टान जिंदा हो और उसे अपने पास बुला रही हो। कैल दबे पांव उसकी ओर बढ़ गया। इसी दौरान दूसरी ओर बेकी अब भी रॉस के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक ही बेकी का ध्यान जमीन पर पड़े एक मेडिकल किट पर गया जो खून से सना था। बेकी वहीं ठिठक गई और अगले ही पल रॉस उसकी नजरों से ओझल हो गया। बेकी घबरा गई और रॉस को पुकारने लगी। तभी अचानक ही झाड़ियों से एक औरत निकल आई। उसे देखते ही बेकी की चीख निकल गई। दूसरी तरफ कैल उस चट्टान से जैसे मोहित हो गया था। वो उसे बस छूने ही वाला था कि तभी दूर से बेकी की एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। कैल चौंक गया, सब कुछ छोड़कर उस आवाज की दिशा में भाग निकला, रोता बिलखता बेकी को पुकारता हुआ। पर धीरे धीरे कैल और बेकी की ये चीखें सन्नाटे में तब्दील हो गई। उनकी सांसें घास की उस भूल भुलैया में खोकर रह गई। इस घटना के 2 महीने बाद एक शख्स उसी सुनसान हाईवे पर बेकी और कैल को ढूंढने निकला था। उसका नाम था ट्रेविस और वो कोई और नहीं, बेकी का बॉयफ्रेंड था, उसके होने वाले बच्चे का पिता। हाईवे पे आगे बढ़ते वक्त ट्रेविस को अचानक ही चर्च के पास खड़ी बेकी और कैल की कार नजर आ गई। ट्रेविस ने रुककर बेकी को आवाज दी और फिर उस वीरान चर्च के अंदर भी झांक कर देखा, पर उसे वहाँ किसी भी इंसान की परछाई तक नजर नहीं आई। तभी ट्रेविस ने देखा कि सड़क के किनारे घास के मैदान के करीब एक किताब पड़ी हुई थी। ट्रेविस ने किताब उठाकर देखा, उसमें बेकी का नाम लिखा था। पहले बेकी की गाड़ी और अब घास के करीब पड़ी वो किताब एक ही ओर इशारा कर रही थी। क्या बेकी उस घने घास के अंदर गई होगी? यही सोचते हुए ट्रेविस बिना रुके उस ऊंचे घास के मैदान में उतर गया। उसे अंदाजा था कि ये घास बेहद घनी है और वहाँ भटक जाना आसान है, इसलिए वो चलते चलते बीच बीच में घास को मोड़कर अपने पीछे निशान छोड़ता जा रहा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मोड़ी हुई घास खुद ब खुद सीधी होती जा रही थी, मानो उसके अंदर जान हो। ट्रेविस सूरज को देखता हुआ उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था और लगातार बेकी को आवाज दे रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने ट्रेविस के होश उड़ा दिए। पलक झपकते ही सूरज दूसरी दिशा में चला गया, मानो जमीन एक झटके से घूम गई हो। पर ट्रेविस को लगा शायद उसे ही भ्रम हुआ होगा। वो आगे बढ़ गया। दिन ढलने तक बेकी को ढूंढता हुआ वहाँ भटकता रहा और आखिर में थककर एक जगह आराम करने लेट गया। भले ही जिम्मेदारियों के डर से ट्रेविस प्रेग्नेंट बेकी को बीच राह में छोड़कर भाग गया था, लेकिन बेकी से दूर जाकर उसे एहसास हो गया था कि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही खो दी है। ट्रेविस बेकी से बहुत प्यार करता था और यही प्यार उसे यहाँ तक खींच लाया था। मगर ट्रेविस को क्या मालूम था कि उसने मौत की भूल भुलैया में कदम रख दिया है। अगले ही पल ट्रेविस को घास में कुछ हलचल महसूस हुई। वो गौर से घास की तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। और तभी अचानक टोबिन उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसे देख ट्रेविस डरकर पीछे हट गया। टोबिन बोला, डरो नहीं ट्रेविस, मैं हूँ टोबिन। ट्रेविस चौंक गया क्योंकि वो तो टोबिन से पहली बार मिल रहा था। फिर भला टोबिन उसका नाम कैसे जानता था? उसने पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? टोबिन ने कहा, हम तो पहले मिल चुके हैं ट्रेविस, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम यहाँ बेकी को ढूंढ रहे हो ना? ट्रेविस ने एक उम्मीद से टोबिन को देखा और पूछा, हाँ, कहाँ है बेकी? मुझे उस तक ले चलो प्लीज। टोबिन ने ट्रेविस को अपने पीछे आने को कहा और उसे एक ऐसी जगह ले आया जहाँ एक गहरा सदमा उसका इंतजार कर रहा था। सामने बेकी की लाश पड़ी थी, सड़ी हुई मक्खियों और कीड़ों से भरी। ट्रेविस उसे देख बस फूट फूट कर रोता रहा। टोबिन ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, जैसा कि मैंने कहा था, ये घास मरे हुए लोगों को मूव नहीं करती। ये कहकर टोबिन अचानक ही ट्रेविस की नजरों से ओझल हो गया। ट्रेविस रात भर बेकी की लाश के पास बैठा रोता रहा। फिर जब सुबह हुई तो वो उठा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, पर जल्द ही उसे भी समझ आ गया कि इस घास की भूल भुलैया से निकल पाना नामुमकिन है। वो परेशान होकर इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी उसे एक औरत की आवाज आई, टोबिन बेटा सड़क से दूर रहो। ट्रेविस सतर्क हो गया और चिल्लाने लगा, टोबिन मेरी मदद करो, क्या मुझे सुन पा रहे हो? मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। उसी पल समय का एक अनोखा मगर भयानक पहलू सामने आया। सड़क के किनारे टोबिन, उसका डॉग फ्रेडी, माँ नेटली और पिता रॉस खड़े थे। ये वो पल था जब रॉस पहली बार अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया था। रॉस एक रियल एस्टेट एजेंट था जो उस प्रॉपर्टी को देखने वहाँ आया था। शुरुआत में टोबिन ने जैसा कैल को बताया था कि उस घास से उन्हें किसी लड़के की आवाज आई थी, मदद की पुकार, जिसे सुनकर वो उस घास में चले गए थे और वहाँ फंस गए। अभी बिल्कुल वही हो रहा था। वो मदद की पुकार ट्रेविस की ही थी जिसे टोबिन ने सुन लिया था। टोबिन का डॉग फ्रेडी उस आवाज को सुनकर सीधा घने घास के अंदर जा घुसा और टोबिन भी उसे रोकता हुआ उसके पीछे भाग गया। ये देख नेटली और रॉस भी टोबिन के पीछे भागे। उसी पल उनकी आवाज सुन ट्रेविस को समझ आया कि वे लोग सड़क के करीब हैं। उसने चिल्लाकर कहा, टोबिन अगर तुम रोड में हो तो यहाँ घास के अंदर बताना। तुमने सुना टोबिन? लेकिन अब देर हो चुकी थी। वे सभी उस घास के मैदान में गुम हो चुके थे। इसी तरह रात गहराती गई। रॉस अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढते ढूंढते थक चुका था। तभी उसकी नजर उस चट्टान पर पड़ी। घास के समंदर के बीचों बीच अकेली खड़ी वो काली रहस्यमयी चट्टान, जैसे उसका वजूद इस जमीन से नहीं किसी और ही दुनिया से आया हो। हवा की बारीक सरसराहट उसी की ओर बह रही थी, जिससे घास की हर कतार उसके सामने ऐसे झुक रही थी मानो कोई देवता के सामने नतमस्तक हो रहा हो। रॉस उसे देखते ही खोसा गया और उसके करीब जाकर उसे छू लिया। इसी तरह वो रात गुजर गई और आई एक नई सुबह। टोबिन की आवाज किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। एक बार फिर सड़क पर एक कार खड़ी थी जिसमें सवार 2 लोग टोबिन की मदद की पुकार सुन रहे थे। और उसी पल समय का एक और अजीब पहलू सामने आया। वे लोग और कोई नहीं, बेकी और कैल थे, जो बिल्कुल पहले की तरह सैन डियागो जाते हुए चर्च के पास रुके थे। सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो रहा था। बेकी और कैल एक बच्चे टोबिन की आवाज सुनकर घास के बीच घुस गए और उस भूल भुलैया में खो गए। टोबिन जब उन्हें नहीं मिला तो वे दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे। बेकी एक जगह पर खड़ी होकर गाना गाने लगी और कैल उसकी आवाज के करीब जाने लगा। लेकिन इस बार अलग थी तो बस एक चीज, ट्रेविस, जिसने बेकी का गाना सुना और उसे आवाज देने लगा। बेकी और कैल दोनों ने ट्रेविस की आवाज सुनी। बेकी ने चिल्लाकर पूछा, ट्रेविस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ट्रेविस ने कहा, बेकी मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आया हूँ। पर बेकी ने कहा, हमें ढूंढने? लेकिन हम तो अभी अभी यहाँ आए हैं और तुम हमसे पहले ही यहाँ क्या कर रहे थे?
पर ट्रेविस ने यहाँ इतना कुछ अजीब देखा था कि अब उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस बेकी को जिंदा पाकर सुकून मिला। अब ट्रेविस ने बेकी और कैल को अपनी जगह पर रुके रहने को कहा और टोबिन को आवाज देने लगा। कुछ ही दूर से टोबिन की भी आवाज आई, मायूसी भरी आवाज, मैं यहाँ हूँ, किसी ने मेरे डॉग फ्रेडी को मार दिया। ट्रेविस ने फ्रेडी की मौत पे अफसोस जताया, लेकिन फिर उसे एक बात याद आई, इस जगह का नियम कि यहाँ मरी हुई चीज मूव नहीं होती। ट्रेविस ने चिल्लाकर टोबिन को फ्रेडी की लाश के पास रहने को कहा और बेकी और कैल को भी टोबिन की आवाज को फॉलो करने को कहा। ये पैंतरा काम कर गया। वे सभी एक जगह पर टोबिन के पास पहुंचने में कामयाब हो गए। ये हाल ही में यहाँ आया टोबिन था जो पहली बार ट्रेविस, बेकी और कैल से मिल रहा था। वहीं ये नए बेकी और कैल अभी इस भयानक जगह से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। बेकी ने ट्रेविस से पूछा, ट्रेविस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ट्रेविस ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया था। तुम दोनों 2 महीनों से लापता थे। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लापता हो जाने से बहुत परेशान थे। मैं जब तुम्हें ढूंढने निकला तो इत्तेफाक से मुझे तुम्हारी कार दिख गई और मैं यहाँ चला आया। लेकिन कैल ने चिढ़कर कहा, हम दोनों तो 2 दिन पहले ही घर से निकले थे, फिर तुम हमसे पहले यहाँ कैसे पहुंचे? बेकी मैं बता रहा हूँ, ये कमीना जरूर हमारा पीछा कर रहा होगा। तुम्हें धोखा देकर भी इसका पेट नहीं भरा। इसी बात पर ट्रेविस और कैल में बहस होने लगी, पर बेकी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि अभी उन्हें बस यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तब ट्रेविस ने टोबिन को कंधे में उठा लिया, ये देखने के लिए कि क्या उसे सड़क के किनारे मौजूद चर्च नजर आ रही है। हैरानी की बात थी कि इतनी ऊंची चर्च भी वहाँ से नजर ही नहीं आ रही थी। हालांकि टोबिन को दूर एक बिल्डिंग दिखाई दे गई। टोबिन ट्रेविस के कंधे में ही बैठा उन्हें रास्ता दिखाने लगा और वे सभी उस बिल्डिंग की दिशा में चल दिए। इसी दौरान आगे बढ़ते हुए बेकी के मोबाइल पर एक कॉल आया। फोन पर अननोन नंबर दिखा रहा था। बेकी ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से कोई औरत बड़ी ही दर्द भरी आवाज में चिल्लाकर कह रही थी, मेरी बात ध्यान से सुनो, कैल ट्रेविस को चोट पहुंचाने वाला है, ऐसा मत होने देना। ट्रेविस को अकेला मत छोड़ना, बस उसके साथ रहो, वरना हम वही गलती दोहराते रहेंगे। बस इसके बाद उस औरत की एक दर्द भरी चीख सुनाई दी और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तीनों के तीनों सख्ते में आ गए। एक दूसरे से बिना कुछ बोले वे बस आगे बढ़ते रहे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि घास के बीच छुपी एक नजर उनकी हर चाल को चुपचाप देख रही थी। और तभी थोड़ा आगे बढ़ते ही बेकी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके शरीर से अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई। वो लड़खड़ाई और एक अजीब डर से उसकी आंखें फैल गई। उसे अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देने लगे। खून से लाल आसमान, घास से बने जीते जागते प्राणी जो धीरे धीरे उसकी ओर रेंग रहे थे और घास की टहनियां उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को चारों ओर जकड़ती जा रही थी। अगले ही पल बेकी की आंखें उलट गई और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। ट्रेविस और कैल भागकर उसके पास आए। बेकी की हालत बहुत गंभीर थी। एक पल को लगा जैसे उन्होंने बेकी को खो दिया, पर तभी घास के बीच से निकलकर रॉस वहां आया। उसने बेकी को सीपीआर दिया, जिससे बेकी खांसती हुई होश में आ गई। टोबिन उछलकर अपने पिता रॉस के गले लग गया। रॉस ने ट्रेविस और कैल से कहा, घबराओ मत, इसे शायद हीट स्ट्रोक हुआ था, पर अब ये ठीक है। अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ये सुन ट्रेविस ने पूछा, अगर तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता पता है तो अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? रॉस ने कहा, अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा था। बेटा तो मिल गया, बस पत्नी भी मिल जाए, फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। कोई और चारा नहीं था, इसलिए सभी रॉस के पीछे चल दिए। शाम होने तक वे बस चलते रहे, डरे सहमे और बिना कुछ कहे। लेकिन रॉस का बर्ताव अजीब था। उसके चेहरे पे डर की एक शिकन तक नजर नहीं आ रही थी। तभी रॉस उन्हें उस काली चट्टान तक ले आया। वे सभी उस चट्टान को पहली बार देख रहे थे। वे हैरान थे। कैल उसके करीब आया और उसमें बने चित्रों को देखकर पूछा, ये चित्र किसी प्राचीन जनजाति की बनाई लगती है, लगता है जैसे कोई प्राचीन रिचुअल हो। रॉस ने कहा, हाँ शायद अमेरिका की सबसे पुरानी कायोवा जनजाति द्वारा, लेकिन मुझे लगता है ये चट्टान उनसे भी कहीं ज्यादा पुरानी है, आइस एज से भी पहले की। तुम्हें पता भी है, हम अमेरिका के बीचों बीच खड़े हैं और ये पत्थर शायद इस पूरे महाद्वीप का केंद्र है, जो ना जाने कब से यहाँ एक ही जगह पर मौजूद है। ये बताते हुए रॉस इतना ज्यादा उत्साहित था मानो अपने ईश्वर की खूबियां बयान कर रहा हो। बेकी ने चिढ़कर उससे कहा, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, सीधे सीधे बताओ यहाँ से कैसे निकले? रॉस ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र क्यों करती हो, बस इस चट्टान पर हाथ रखो, ये तुम्हें अपने आप ही सब कुछ बता देगी, तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। ये सुनकर कैल चट्टान को छूने जाने लगा, और तभी अचानक किसी औरत की आवाज आई, रुक जाओ, उसे छूना मत। वो कोई और नहीं, रॉस की पत्नी और टोबिन की मां नेटली थी। टोबिन जाकर अपनी मां से लिपट गया। रॉस भी खुश होकर नेटली के करीब जाने लगा, लेकिन नेटली उससे डर रही थी। उसने कहा, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना, तुम एक खूनी हो, तुम मुझे भी मार दोगे। उसी पल अचानक ही बेकी के पेट में दर्द उठा और बेकी को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। बेकी ने रॉस के अंदर एक शैतान को महसूस किया। वो ट्रेविस और कैल को लेकर वहाँ से निकलने लगी, लेकिन रॉस ने कहा, तुम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि ये चट्टान तुम्हें कहीं जाने नहीं देगी। हम सब यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि ये चट्टान हमें यहाँ खींच लाई है। ये चट्टान एक मुक्ति द्वार है, हर ज्ञान है इसके अंदर जो ये हमें देना चाहती है। ये चाहती है कि हम इसे छुएं और इसकी शक्ति को स्वीकार करें। ये सब सुनकर अब ट्रेविस गुस्से से आग बबूला हो गया और रॉस पर हमला कर दिया, लेकिन रॉस ट्रेविस पर हावी हो गया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। ये देख मौका पाकर नेटली अपने बेटे को लेकर भागने लगी, लेकिन तभी रॉस ने ट्रेविस को छोड़ नेटली को धर दबोचा और उसकी खोपड़ी को अपने दोनों हाथों से दबाकर किसी टमाटर की तरह पिचका दिया। ये भयानक दृश्य देखने से पहले ट्रेविस, बेकी और कैल टोबिन को लेकर फौरन वहाँ से भागे। रास्ते में टोबिन को उसका डॉग फ्रेडी मिल गया। ये दूसरा फ्रेडी था जो अभी जीवित था। वे सभी फ्रेडी का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंच गए, उसी बिल्डिंग में जिसे उन्होंने पहले देखा था। रॉस से छुपने के लिए वे लोग छत पर आ गए। इसी दौरान उन्होंने देखा कि उस बिल्डिंग से रोड करीब ही थी, लेकिन बीच में घास थी। अगर वे घास में जाते तो फिर भटक जाते। तभी उनकी नजर नीचे खड़े फ्रेडी पर गई। फ्रेडी एक छोटी सी झाड़ी में घुसा और सीधा सड़क पर पहुंच गया। शायद वो झाड़ी एक होल थी जो सीधा सड़क तक जाती थी। ये सोचकर ट्रेविस उसे करीब से देखने जाने लगा, पर तभी उसका पैर फिसल गया। वो छत से गिरने ही वाला था कि इतने में ही कैल ने उसे पकड़ लिया। ट्रेविस की जान में जान आ गई। उसने अभी कैल का शुक्रिया अदा किया ही था कि उसी पल कैल ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया। ट्रेविस बिल्डिंग से नीचे गिर गया। दरअसल कैल एक गंदी सोच वाला इंसान था। वो अपनी बहन बेकी को ही हवस भरी नजर से देखता था और हमेशा ट्रेविस से जलता था। वो बहुत पहले से ट्रेविस को बेकी से दूर करने का मौका ढूंढ रहा था और आज उसे ये मौका मिल गया था। इतने में ही कैल को रॉस बिल्डिंग की छत पे चढ़ता हुआ नजर आया। कैल बेकी और टोबिन को लेकर उस पतली घास जो एक होल थी उस ओर भागने लगा, लेकिन बेकी बीच में ही रुक गई और पूछा, कैल ट्रेविस कहाँ है? कैल ने कहा, ट्रेविस को भूल जाओ बेकी, वो कमीना अब कभी नहीं आने वाला, वो तुम्हें फिर धोखा देकर भाग गया। लेकिन बेकी आसानी से उस पर यकीन करने वाली नहीं थी। उसे वो फोन कॉल वाली बात याद आई कि ट्रेविस को कैल के साथ
साथ मत छोड़ना, वो उसे मार देगा। बेकी समझ गई कि कैल ने ट्रेविस को मार दिया है। वो रोती हुई बेतहाशा घने घास की तरफ भाग गई। कैल उसे रोकने की कोशिश करता हुआ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी रॉस ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। उसी पल कैल की नजर बगल में गई, जहाँ उसकी ही कई लाशें पड़ी थी। कुछ सड़ी गली तो कुछ कंकाल में बदल चुकी थी। वो लाशें इस बात का इशारा थी कि यहाँ सब एक टाइम लूप में फंसे हुए थे। हर बार वही घटनाएं दोहराई जा रही थी, हर बार वही पुकार, वही रास्ता और वही अंजाम। मौत का ये चक्रव्यूह उस शैतानी चट्टान ने रचा था, जो बार बार उन्हीं लोगों को वापस बुलाकर तड़पाता था, न जाने कब से। उधर बिल्डिंग के नीचे पड़े ट्रेविस को होश आ चुका था। ट्रेविस बिल्डिंग के नीचे पड़े कचरे के ढेर में गिरा था, जिससे उसकी जान बच गई थी। वो उठा और बेकी को ढूंढने लगा। दूसरी ओर बेकी थकी हुई एक जगह पर पड़ी थी। उसे ट्रेविस की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब मिल पाना आसान नहीं रहा। दोनों ने अपने सारे गिले शिकवे दूर किए और तय किया कि अगर यहाँ से निकल गए तो दोनों शादी करेंगे और बच्चे को दुनिया की तमाम खुशियां देंगे। इस मुश्किल घड़ी में भी अब दोनों की आंखों में एक सुकून था। तभी अचानक ही रॉस बेकी तक आ पहुंचा और उसे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी पल बेकी के हाथ एक सीजर लग गया, जिससे बेकी ने रॉस की एक आंख फोड़ दी और वहाँ से बेतहाशा भागने लगी। भागते हुए अचानक उसने कुछ देखा और एकदम से ठिठक कर वहीं रुक गई। घास के रूप वाले वे अजीब से प्राणी उसे चारों ओर से घेर चुके थे। उन्होंने बेकी को उठा लिया और सरकाते हुए उसे चट्टान के पास ला पटका। बेकी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और अपने पेट दर्द से बेहाल थी। अब तक वो भी समझ चुकी थी कि वे लोग एक टाइम लूप में फंसे हैं और यहाँ आकर बेकी का अंत हो जाएगा। उसने फोन पर किसी को कॉल किया और बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो, कैल ट्रेविस को चोट पहुंचाने वाला है, ऐसा मत होने देना। ट्रेविस को अकेला मत छोड़ना, बस उसके साथ रहो, वरना हम वही गलती दोहराते रहेंगे। ये शब्द जाने पहचाने थे, मतलब साफ था। कुछ वक्त पहले बेकी के फोन पर जो कॉल आया था वो यही कॉल था। तभी अगले ही पल बेकी के पेट में जोर का दर्द उठने लगा। लग रहा था वो बच्चे को जन्म देने वाली है। दर्द से जूझते हुए उसका ध्यान अचानक ही चट्टान पे उकेरे हुए चित्रों पे गया। वहाँ अब बिल्कुल नए चित्र उभर आए थे, जो बिल्कुल बेकी के हालातों से मेल खा रहे थे। चित्र में घास वाले वो प्राणी किसी प्रेग्नेंट औरत को उठाकर चट्टान के पास ला रहे थे। प्रेग्नेंट लेडी एक बच्चे को जन्म दे रही थी और फिर चट्टान के आगे बच्चे की बलि दे दी जा रही थी। ये समझ आते ही बेकी कांप गई। तभी चट्टान के करीब ही एक बड़ा गड्ढा उभर आया। बेकी ने देखा वो चट्टान धरती के साथ जड़ से जुड़ा था और उसकी जड़ों में ढेरों इंसान दफन थे और तड़प रहे थे। असल में वो उन लोगों की आत्माएं थी जिन्होंने उस चट्टान को छूकर उसे स्वीकार किया था। वो चट्टान लोगों को अपने जाल में फंसाकर यहाँ लाता था। वो लोगों को शक्ति तो देता था, पर बदले में उनकी आत्माओं को कैद कर लेता था, जिससे उसे ताकत मिलती थी। ये उनकी आत्माओं को घास में तब्दील कर देता था, अपना गुलाम बना लेता था। यानी कि यहाँ जितने भी घास थे, वो चट्टान अब तक उतने सारे लोगों की बलि ले चुका था और लोग जब तक इसे छूते नहीं, इसे स्वीकार नहीं करते, ये उन्हें टाइम लूप में फंसाकर ऐसे ही तड़पाता रहता था। उन्हें अंदर से इस कदर तोड़ देता था कि वे अपना दिमागी संतुलन खोकर चट्टान को छू लेते थे। बेकी समझ गई कि उसका भी यही हश्र होने वाला है। सदमे के कारण वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद बेकी जब होश में आई तो उसे महसूस हुआ उसका बच्चा गर्भ से बाहर आ चुका था, लेकिन बेकी को अब भी चक्कर आ रहे थे। वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी। उसी पल कैल वहाँ आ गया। उसने बेकी को दिखाया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसने बेकी को पानी पिलाया और फिर कुछ खिलाने लगा। कैल कह रहा था कि वो बेकी को घास खिला रहा है। बेकी भूखी थी। उसने मदहोशी में ही कुछ निवाले खाए, लेकिन फिर उसे स्वाद कुछ अजीब लगने लगा। उसका मुंह खून से रंग चुका था और उसके बच्चे की किलकारी शांत हो चुकी थी। कैल ने कहा, इस घास का स्वाद अजीब है ना, इंसान की तरह, पर इंसान भी तो एक घास ही है। ये सुनते ही बेकी का चेहरा सख्त पड़ गया। उसे समझ आया कि वो जो खा रही थी उसका ही बच्चा था। बेकी ने जब होश संभाला तो देखा कि उसके सामने कैल नहीं बल्कि रॉस था। बेकी चीख पड़ी और दूसरे ही पल चारों ओर सन्नाटा पसर गया। बेकी की चीख सुन ट्रेविस भी चट्टान तक पहुंच गया। उसने देखा बेकी जिंदा थी, लेकिन उसके और उसके बच्चे के साथ जो भयानक घटा था उससे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। बस मौत आने का इंतजार कर रही थी। ट्रेविस उसे देख रोने लगा। इतने में ही टोबिन भी वहाँ आ गया। उसने ट्रेविस को बताया कि उसके डैड ने ही बेकी के बच्चे को मारा है और कैल को भी। टोबिन रोने लगा कि अब वे लोग भी मर जाएंगे और एक बार नहीं बार बार यहाँ आकर मरते रहेंगे। ट्रेविस ने उसे गोद में ले लिया और भरोसा दिलाया कि वो उन्हें यहाँ से निकाल लेगा। तभी अचानक रॉस वहाँ आ गया। उसके हाथ में एक धारदार इंसानी हड्डी थी, जिसे उसने ट्रेविस के पेट में घोंप दिया। ट्रेविस दर्द से वहीं गिर पड़ा। इसके बाद रॉस ने टोबिन को पकड़ लिया और जबरदस्ती टोबिन का हाथ चट्टान पे रखने लगा। और तभी बेकी उठकर आई और अपने लॉकेट से रॉस की दूसरी आंख भी फोड़ दी। रॉस तड़प उठा। उसी पल ट्रेविस ने कुछ घास उखाड़ी और उसे रॉस के गले में लपेटकर उसका गला घोंट दिया। रॉस का हमेशा के लिए अंत हो गया। ट्रेविस अब बेकी के पास आया, लेकिन बेकी मर चुकी थी। ट्रेविस उसे बाहों में लेकर रो पड़ा। अगले ही पल उसने चट्टान को देखा। उसे समझ आया कि अगर यहाँ से निकलना है तो उसे उस चट्टान को जानना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। उसने जाकर सीधा चट्टान पर हाथ रख दिया। अगले ही पल उसे कुछ अजीबोगरीब दृश्य नजर आए। आसमान खून से रंग गया। घास ने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया और उसकी धड़कन चट्टान की धड़कन से जुड़ गई और उसे अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ, जैसे उसकी चेतना उस पूरे मैदान में मौजूद हर एक घास से जुड़ गई हो। अगले ही पल ट्रेविस टोबिन की ओर मुड़ा। टोबिन उसे देख डरने लगा कि कहीं उसके पिता की तरह ट्रेविस भी शैतान न बन गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रॉस ने अपनी आत्मा के बदले खुद उस चट्टान की गुलामी चुनी थी, इसलिए वो शैतान बन गया था। लेकिन ट्रेविस ने अपनी आत्मा के बदले अपने बाकी साथियों की आजादी चुनी और चट्टान ने उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बताया। ट्रेविस ने टोबिन को बेकी की लॉकेट दी और बोला, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, पर तुम जाओ और बेकी को यहाँ आने से रोको। ये कहकर ट्रेविस ने टोबिन को उठाया और अगले ही पल टोबिन उस वीरान चर्च के अंदर था। टोबिन जब बाहर आया तो देखा बाहर बेकी और कैल मौजूद थे, जो एक बार फिर घास के अंदर जाने वाले थे। टोबिन भागकर गया और उन्हें रोकने लगा। उसने उन्हें सारी बात समझाई, लेकिन बेकी और कैल को टोबिन पर यकीन नहीं हो रहा था। तब टोबिन ने बेकी को उसकी लॉकेट दी और कहा, ये ट्रेविस ने दिया है, वो चाहता है कि तुम वापस लौट जाओ। टोबिन के पास अपनी लॉकेट देख बेकी को भी उस पर यकीन हो गया। उन्होंने घास के अंदर नहीं बल्कि टोबिन को लेकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला कर लिया। इसके साथ ही बेकी ने एक इरादा और किया, अपने बच्चे को अपने पास ही रखने का, क्योंकि अब उसे उम्मीद मिली थी कि ट्रेविस लौट कर आएगा, उससे शादी करेगा और अपने बच्चे को भी अपना लेगा। इस इरादे के साथ बेकी वहाँ से वापस घर लौट गई। इस तरह ट्रेविस के बलिदान ने टाइम लूप को ब्रेक कर दिया। ट्रेविस का ये रूप तो हमेशा के लिए घास में बदल गया, पर कहीं और एक ट्रेविस जिंदा था, जो बेकी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था।
दोस्तों, असल में इस फिल्म का मकसद था हमारी असल जिंदगी के एक बेहद गहरे पहलू को दिखाना। जिस तरह फिल्म के किरदार एक टाइम लूप में फंसे हुए थे और बार बार वही गलती दोहराते रहे, वैसा ही कुछ हमारी जिंदगी में भी होता है। जब तक इंसान अपने डर से भागता रहता है, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है, बुरी आदतों और नशे को नहीं छोड़ता, तब तक उसकी सोच, उसका जीवन एक मानसिक टाइम लूप में फंसा रहता है। एक ऐसा लूप जहाँ पछतावा हर रोज उसे कचोटता है। इससे बाहर निकलने का रास्ता बस एक है, सच को स्वीकारना, अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारना, बुरी आदतों को छोड़ना और अपने भीतर जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत जगाना। जब कोई इंसान ऐसा करता है तो वो उस लूप को तोड़ देता है जिसमें वो बरसों से उलझा था, और यहीं से उसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिलती है। और इसी मैसेज के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।